बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इफ्तारी का वक्त है और मैं भी एक इफ्तार पे जा रहा हूं, लेकिन खबरें कुछ ऐसी हैं जिन्होंने पूरे का पूरा आपका सियासी मंजरनामा आपके मुल्क का बदल के रख दिया है। एक जानिब तो आओ मिलकर बैठ कर बात करें, सब घुटनों के बल आ चुके हैं और सोमवार का सूरज चढ़ने से पहले ही इमरान खान को पैगामात मिलना शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब दूसरी बड़ी खबर जो मेरे पास है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फौज के हवाले, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है और इस वक्त जो 3 रुकनी बेंच है या चीफ जस्टिस हैं उन्हें इस वक्त खतरात क्या हैं, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जिस पर बात करनी है। जबकि इसके साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने एक ऐसा पत्ता फेंका है, एक ऐसा मूव खेला गया है पीटीआई की जानिब से कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि राइट स्टेप एट द राइट मोमेंट, और लोहा गर्म देख के इमरान खान ने भी वार कर दिया है। और एक अच्छी खबर भी है इमरान खान साहब के लिए, तो मैं रास्ते में हूं ताकि इफ्तार के लिए लेट ना हो जाऊं, लेकिन ये खबरें जो हैं ये लेट नहीं हो सकती थी, तो ये 4 बड़ी अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आप समझें इस वक्त मामला के एक जानिब तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल किसी भी किस्म का दबाव लेने से इनकार कर चुके हैं, वो सरेंडर करने से इनकार कर चुके हैं, वो डिक्टेशन लेने से इनकार कर चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को यह पैगाम भेजा गया कि या तो आपने फुल कोर्ट बनाना है या आप चीफ जस्टिस के ओहदे से इस्तीफा दे दें। चीफ जस्टिस ने दोनों जो डिक्टेशंस थी या 2 ऑप्शंस, वो होते कौन है चीफ जस्टिस को ऑप्शन देने वाले, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा करना, पाकिस्तान के कानून और आइन का दिफा करना चीफ जस्टिस का काम है, वो बेहतरीन अंदाज में करें। चीफ जस्टिस इज नॉट एंड इज नेवर आंसरेबल टू एनी गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट तो जाहिर बात है अपने हिसाब से चीजें लेके चलना चाहती है। अब चीफ जस्टिस ने कहा है कि 3 रुकनी बेंच ही समाअत करेगा और सोमवार के दिन तक, मैं आज जो उन्होंने समाअत मुलतवी की, मैं सुप्रीम कोर्ट में ही था, तो सोमवार के दिन तक चीफ जस्टिस साहब ने यह बात की कि मैं बहुत कुछ वाजे कर दूंगा और बहुत सी मुलाकातें मैं इस समाअत के बाद करने जा रहा हूं और इनके अंदर बहुत कुछ अच्छा निकल आएगा। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 2-3 बातें कही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा एक तो ये सियासी लोगों का काम है, सियासी लोग आपस में बैठकर बात करें, कोई हल निकाल लें, तो हम कहीं पे कोई लीनियंसी, अगर सारे स्टेक होल्डर्स इस पर राजी हो जाएं तो हम किसी किस्म की कोई लीनियंसी दे सकते हैं। सियासतदान अगर आपस में इत्तफाक पैदा कर लें, अगर सियासतदानों का इत्तफाक पैदा ना हुआ तो हमने तो वही फैसला करना है जो बाय द बुक चलना है हमने, और कानून तो अंधा होता है ना, फिर कानून जो है उसमें तो फिर रूल्स के मुताबिक देखा जाती हैं चीजें, और रूल्स तो फिर सबको वाज़ेह हैं। इंतखाबात का हुक्म जो है वो तो बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है ये बात कि इंतखाबात का हुक्म जो है वो देना पड़ जाना है। अब जो खान साहब को मैसेजेस दिए जा रहे हैं ताकतवर हलकों की तरफ से, और ये रियलाइजेशन हो रही है कि चले खान साहब हमारी भी गलतियां तो आपकी भी गलतियां, ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन पहले आप देखें कि चीफ जस्टिस ने यह बात की कि एश्योरेंस कोई नहीं दे रहा और सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए, और चीफ जस्टिस ने पीटीआई के ऊपर यह वजन डाला। उन्होंने कहा कि पीटीआई रिटर्न हमें एश्योरेंस दे दे, रिटर्न गारंटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर दे दी जाए तो हमें तो कोई मसला नहीं, हम गवर्नमेंट को भी कह देंगे। अब पहला स्टेप तो ये उठा है, और ये वैसे टेम्परेचर लोअर हो रहा है, आप इधर से अंदाजा कर लें कि खातून जज को धमकी देने के केस में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी थे। अब ये जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है खान साहब के, ये काबिले जमानत वारंट्स में तब्दील हो चुके हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है और ये मैं समझता हूं एक पॉजिटिव न्यूज है पीटीआई के लिए। और एक ऐसे वक्त पे जब बहुत ज्यादा आप देख लें कि हब्स बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा हालात जो हैं वो खराबी की तरफ जा रहे हैं, हालात जो हैं वो बल्कि बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, तो आई पर्सनली थिंक कि दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ये जो हुआ है। अब दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक यकीन दहानी जमा करा दी है तहरीरी तौर पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ऑल्दो हमारे साथ जुल्म हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर जमहूरी हथकंडे अपना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया जा रहा है, और जाहिर बात है कि ऐसे हालात में टेम्परेचर कैसे लोअर हो और चीजें कैसे कंट्रोल में आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा इस सब के बावजूद हम इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहने की यकीन दहानी कराते हैं, और हम इस सब के अंदर तमाम तर चीजों को अफाम तफहीम से हल करने के लिए जो हमारा रोल है हम वो प्ले करने के लिए तैयार हैं। यानी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर
तौर पर अपना जो कार्ड है वो खेल दिया हुआ है। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये चीज वाजे कर दी है कि भाई हम तैयार हैं इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, आइन की खातिर, हम अपने तमाम तर जो हमारा काम है, जो हम कर सकते हैं, जो जो चीजें हमें करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें वी आर रेडी टू डू दैट, और उसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये भी मैं समझता हूं कि एक बड़ी चीज है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बेहतरीन मास्टर कार्ड खेला है, मास्टर स्ट्रोक है, ये ट्रम्प कार्ड है इमरान खान का। और इमरान खान वैसे ना निजाम को बिल्कुल गले से पकड़े हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब बात हो रही थी ना कि लोअर कोर्ट हो जाए, भाई फुल कोर्ट हो जाए, या फिर एक बड़ा बेंच बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, खान साहब ने कहा मुझे नहीं फर्क पड़ता 5 बंदे सुने, 2 सुने या फुल कोर्ट सुने, मुझे तो सारे। और ये चीफ जस्टिस मैं तो समझता हूं जो अगले हैं काजी फाइज ईसा, जो कि इस वक्त किसी भी लम्हे चीफ जस्टिस बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये उम्मीद थी सबको कि चीफ जस्टिस जो है वो सरेंडर कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे। क्यों दे भाई चीफ जस्टिस इस्तीफा? वो अपना काम कर रहा है, वो आइन और कानून के मुताबिक जो चीजें कर रहा है, वो उनसे पीछे क्यों हटे? आप सिंपल सा इस बात का जवाब दें। किसी के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है, कोई इस चीज का जवाब दे ही नहीं सकता कि भाई चीफ जस्टिस ये सब कुछ कैसे। और अब यहां पर मैं आपको 2 और चीजें बता दूं। एक तो इमरान खान साहब को जो एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है, आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी चीज है। और ये जो पैगाम आया है इमरान खान साहब के लिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले इस वक्त लंदन जो है ना वो पता नहीं क्या सोच रहा है, क्योंकि एंकर इमरान रियाज जो है उन्होंने भी ये खबर दी, मैंने 2 दिन पहले भी ये खबर दी, और हमारे पास भी यही अपडेट्स हैं कि अब ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और अब 1990 की दिहाई में जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, ये हमला अब उससे बदतर होगा, और इस दफा उससे भी बड़ा ये हमला करेंगे, क्योंकि इस मरतबा ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आप देख लें कि पॉलिटिकली देख लेना कि इमरान खान पर जो जो हमले हुए पिछले 11 महीने में, जो कुछ हुआ इमरान खान को सियासी तौर पर, उसकी जिंदगी, हर चीज, उसके किरदार, उसकी फैमिली, हर चीज के ऊपर हमलावर हो गए। तो उससे ये चीज वाजे हो जाती है नाज़रीन किराम के एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये इस वक्त बौखलाहट में कुछ बहुत खराब कर सकते हैं। और जब कोई बौखलाहट में हो, उसके पास ताकत भी हो लेकिन उसका काम ना हो रहा हो, तो मैं ये समझता हूं कि उसके हवाले से चीजें जो हैं वो बड़ी अलार्मिंग, बड़ी खराब हो जाती हैं, और फिर चीजें जो हैं उन्हें अपने हिसाब से लेके चलना पड़ जाता है। और ऑब्वियसली इस सब के अंदर बहुत से क्वेश्चंस भी हैं, बहुत से सवालात हैं जो इस सब के अंदर खड़े हो जाते हैं। तो आप अब देखें कि इस वक्त लंदन जो है, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं, और अब उनके अपने लोग भी ये बातें कर रहे हैं, और लंदन में बैठे बहुत से ऐसे सहाफी जो नवाज शरीफ साहब से के करीब समझे जाते हैं, शायद वो नवाज शरीफ साहब का भांप चुके हैं इस वक्त रवैया कि वो उन्होंने अब आगे चल के क्या करना है। हर हरबा नाकाम हो गया, चीफ जस्टिस को गिराने का, चीफ जस्टिस को खत्म करने का, चीफ जस्टिस को जलील करने का, हर इनका जो हरबा है वो बुरे तरीके से नाकाम तो हो गया। अब यहां पर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि वो कह रहे हैं कि अब ये जो 3 रुकनी एक बेंच बच चुका है, इसकी रई से इज्जत बचाने के लिए जरूरी है कि जी फौज की सिक्योरिटी दे दी जाए, और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो चीफ जस्टिस को और इस 3 रुकनी बेंच को दे दी जाए। क्योंकि अब पता नहीं अब ये अगली समात पे क्या प्लानिंग हो रही है, जिसके पेश नजर ये आवाजें उठना शुरू हो गई। और अगर तो इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है तो आई पर्सनली थिंक कि बिल्कुल सिक्योरिटी दे देनी चाहिए। ये 1990s तो है नहीं कि आप जस्टिस सज्जाद और इस तरह से आप कमरा नंबर 1 के ऊपर धावा बोल दें। और आज भी वो तारिक अजीज साहब और दीगर लोगों की सारी चीजें मौजूद हैं, वो विजुअल्स मौजूद हैं, वो तस्वीर, सबको बिल्कुल फोटोग्राफिक मेमोरी वाले लोगों को हर चीज याद है उस वक्त की, और किसी को नहीं भूला कि इनका रवैया क्या है, कितना घटिया किस्म का इनका रवैया है अदलिया को लेकर। और अब इस सब के अंदर ये बात भी हो रही है कि जो अफवाज हैं उनको सिक्योरिटी या दीगर कानून नाफिज करने वाले, और इवन आई पर्सनली थिंक कि सोमवार वाली पेशी पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बीफ अप कर देनी चाहिए, और ऑब्वियसली वहां पे चीजों को देखना चाहिए कि कोई कानून को अपने हाथ में ना ले सके। और मैं तो ये बात करता हूं, मैं तो असूल वाला बंदा हूं जी, मैं कहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट का अगर सियासत में किरदार गलत है तो खान के हक में अगर एस्टैब्लिशमेंट ने जिस दिन अपना किरदार अदा किया मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। इसी तरह से मैं कहता हूं कि जो जिस किस्म के हमले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पे हो रहे हैं, उस तरह के हमले फाइज ईसा साहब पे नहीं होने चाहिए। आप एक तहजीब के दायरे में रह के मरियम वाला काम ना करें ना, आप तहजीब के दायरे में रह के बहुत अच्छे तरीके से भी चीजों को लेके चल सकते हैं, मुनासिब अंदाज में भी चल सकते हैं। अब जरा आते हैं सबसे बड़ी, सबसे धमाका खेज और अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट। कामरान खान साहब सीनियर साफी हैं और हमारे भी सीनियर हैं, और जाहिर बात है कि मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं कामरान खान साहब की, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज अ पर्सन जो कि बहुत सी चीजों को समझते हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक बात कही जिसके बाद बहुत से लोगों ने यह भी सवाल पूछा कि ये मुतालबा कहीं कामरान खान साहब का है या उन लोगों का है जिन्होंने ये मुतालबा करवाया जो इस तरह की जुबान मस्त। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब चूंकि आप देखें कि हालात जो हैं सबको पता है कि किस तरफ को जा रहे हैं, जवाब है कोई नहीं, कानून और आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस को इन्होंने गिराने की कोशिश की। अब ये बेशक रेफरेंस लाएं, जो मर्जी
کریں, جس طرح کی چیزیں کریں, اب یہ بالکل حالات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول جا چکے ہیں. اب کامران خان صاحب جو ہیں ہی از ون آف دی موسٹ سینئر جرنلسٹ ان پاکستان. آپ اس چیز کو تو سمجھتے ہیں, آپ بلکہ پہلے سنیں کامران خان صاحب نے اب کیا پیغام دیا ہے. اور ظاہری بات ہے طاقتوروں کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں, خان صاحب کے لیے بھی ان کا ایک نرم گوش ہے. اور کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تعلقات چاہے آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے بہت سی غلطیاں کی, اسٹیبلشمنٹ کی بہت سی شکایتیں, اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اس لیے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو اور پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کو ایک ساتھ بیٹھ جانا چاہیے, آپسی رنجشیں ختم کر دینی چاہیے, اور فوج کو عمران خان کے لیے وہ گوشہ دکھانا چاہیے جو آج وہ شہباز شریف کے لیے دکھا رہے ہیں, اور عمران خان کو فوج کے لیے وہ جذبات دکھا دینے چاہیے جو آج سے 1.5 سال پہلے وہ دکھاتے تھے. اب یہ ایک بہت بڑی بات کامران خان صاحب نے کہہ دی ہے. آپ بلکہ کامران خان صاحب کی اپنی زبانی سن لیں ایگزیکٹ الفاظ کے اندر کہ کامران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بہت پریشان ہوں, ایک سنکنگ فیلنگ ہے جو اندر سے کھائی جا رہی ہے. کلیدی پاکستانی شخصیات سے بات ہوتی ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ پریشان ہیں. الحمدللہ تمام بڑی کاروباری شخصیات, اپنے شعبے کے چوٹی کے ماہرین, سینئر بیوروکریسی سے میرے دیرینہ تعلقات ہیں. 40 سالہ صحافیانہ کریڈٹ کے ساتھ اس کو میں جوڑوں تو کسی حد تک دعویٰ کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی نبض پر میری انگلیاں رہتی ہیں. اتنا پریشان کبھی نہیں تھا. معیشت زبیبوس ہے, قوم تقسیم ہے. ہمارا پاکستان آج ایک خطرناک تقسیم سے دوچار ہے. یہاں مقبول ترین سیاسی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ لیڈر کے درمیان آل از ناٹ ویل کی کیفیت ہے. میرا ایمان ہے پاکستان کی فوج پاکستان کا جوہری پروگرام پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی ہے. فوج کمزور ہوئی پاکستان کمزور ہوگا. قوم کی نظر میں فوج کی عزت گھٹی تو پاکستان کی چولیں ہل جائیں گی. خدا نخواستہ. میری دیرینہ دعا, خواہش, بھرپور کوشش ہے 22 کروڑ پاکستانی اپنی فوج سے بالہانہ پیار کریں, حرمت پر جان دیں. افسوس صد افسوس آج میں اپنے خواب کی تعمیل نہیں دیکھ رہا. حالات پریشان کن ہے. زندہ قوموں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ حقائق تسلیم کرتی ہیں. لیڈرشپ شتر مرغ کی طرح سر ریت میں نہیں دباتی. کیا یہ حقیقت نہیں کہ صرف 1 سال پہلے کی صورتحال کے برعکس آج پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین جماعت اور عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں. وہ پاکستان کے نوجوانوں, بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے سب سے پسندیدہ رہنما ہیں. ان تمام حقیقتوں سے جڑی آج کی دردناک حقیقت, آج عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ پہ وہ پیار, وہ انسیت, وہ اعتماد نہیں جو ہونا چاہیے. فوجی لیڈرشپ کی خان صاحب سے بے پناہ شکایت ہے جن تمام سے میں آگاہ ہوں اور اتفاق بھی کرتا ہوں. خان صاحب سے زیادتیاں مرتکب ہوئی, انہوں نے فاش غلطیاں کی, مگر انصاف کا تقاضا ہے کہ میں مانوں کہ عمران خان کی بھی شکایات ہیں. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچ سکتی. آج میری جان سے زیادہ پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے بھی وہی لگاؤ ہو جو آج اسٹیبلشمنٹ کا شہباز شریف, آصف زرداری اور فضل الرحمان سے ہے. دوسری جانب عمران خان بھی فوجی لیڈرشپ کے لیے اسی محبت و توقیر کو بحال کرے جس کو وہ 1.5 سال پہلے تک انجوائے کرتے رہے ہیں. اس کے لیے روابط بحال کریں, دو طرفہ دل صاف کریں, خدا کے لیے ذاتی انا, ماضی کی دو طرفہ غلطیوں کو معاف کریں, پاکستان کو بچائیں. زیادہ ذمہ داری عمران خان پر عائد ہوتی ہے. وہ پورے اخلاص سے دوستی کے سفر کا آغاز کریں اور بغیر رکے آگے بڑھتے چلے جائیں. جی تو ناظرین اکرام, آپ نے کامران خان صاحب کی یہ گفتگو بھی سن لی, اور ظاہری بات ہے کہ آپ کو اب پتہ ہے کہ یہ معاملات کس طرف کو جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوموار سے پہلے ہی خان صاحب کو جو میسیجز ہیں وہ پہنچانے شروع کر دیے گئے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب گھٹنوں کے بل آئیں گے, اور اب یہی بات ہوگی کہ جی سب کی غلطیاں, آئیں بیٹھیں, بس کچھ آپ سے ہوا ہوگا, کچھ ہم سے ہوا ہوگا. اور یہ بھی آئی تھنک دس از اے وکٹری, اور صرف عمران خان کی نہیں, آئین اور قانون کی بھی اسی میں فتح ہے. اور میں ہمیشہ سے یہ بات جو ہے یہ کرتا آیا ہوں کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں انہیں اسی حساب سے لے کے چلنا چاہیے, کیونکہ پھر آگے چل کے یہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. ابھی اسے اگر ٹھیک کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.